नमस्कार। गर्मी आ गई है और चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। इससे माहौल में एक दूसरे किस्म की गर्मी भी है। इस मुल्क में इस चुनाव के दौरान जो कुछ नाम सुनाई पड़ रहे हैं उनमें एक नाम है कन्हैया का, और आज हम कन्हैया पर बात करेंगे। इसलिए कि शिवसेना के नेता और सामना के संपादक ने सामना में संपादकीय लिखकर यह कहा है कि कन्हैया को किसी भी तरह से हराया जाना ज़रूरी है। वह एक जहर की पुड़िया है और उसको हराने के लिए अगर ईवीएम मशीन के साथ भी कोई गड़बड़ी करनी पड़े तो वह गड़बड़ी की जानी चाहिए। यह छपा हुआ संपादकीय है। हमें मालूम नहीं कि चुनाव आयोग की नज़र इस पर पड़ी है कि नहीं और इसे वो कार्रवाई करने लायक मानता है कि नहीं। लेकिन आखिर कन्हैया को किसी भी तरह येन केन प्रकारेण हराने के इस आह्वान के पीछे कौन सी मंशा है या कौन सी नफ़रत है। हमने 3 साल पहले कन्हैया का नाम सुना था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कन्हैया का नाम पहली बार 10 फरवरी को सुनाई पड़ा, जब यह कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक सभा हुई है और उसमें भारत को टुकड़े टुकड़े कर देने के नारे लगाए गए हैं। यह आरोप लगाया गया कि कन्हैया यह नारा लगाने वाले लोगों में शामिल था। कन्हैया जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस वक्त टेलीविज़न चैनलों ने यह अफवाह उड़ाई कि एक पूरा गैंग सक्रिय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो भारत को तोड़ने की साजिश में लिप्त है और वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शरण लिए हुए है। हमें कुछ नाम सुनाई पड़े, कन्हैया, उमर खालिद, शैला राशिद, अनिर्बाण। इन सबको आप देखेंगे तो ये आपके आसपास गली मोहल्ले में घूमने वाले नौजवानों की तरह दिखलाई पड़ेंगे। इनमें से कोई ऐसा नहीं लगेगा जो असाधारण हो। वे सामान्य लोग हैं। थोड़ी छानबीन करने पर यह पता चलता है कि न सिर्फ देखने में ये साधारण हैं, बल्कि ये जिन परिवारों से आते हैं वे भी बहुत साधारण परिवार हैं। कन्हैया का परिवार एक गरीब मज़दूर का परिवार है। बेगूसराय में एक गांव में रहने वाले एक गरीब मज़दूर का परिवार। वहाँ से संघर्ष करते हुए कन्हैया पटना पहुँचते हैं। उनका इरादा, जैसा बहुत सारे लोगों का होता है गांव में, पैसा कमाने का है और उसके लिए फिटर की ट्रेनिंग या फ्रिज ठीक करने की ट्रेनिंग भी वे लेते हैं। उसके बाद जैसा होता है कि वे लोक सेवा आयोग का इम्तहान देने, या जिसे लोकप्रिय भाषा में आईएएस बनना कहते हैं, उस सपने का पीछा करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पता चलता है। वे वहां दाखिले का इम्तहान देते हैं, उस इम्तहान में सफल होते हैं और वहां उनका दाखिला हो जाता है। वे अफ्रीकी अध्ययन केंद्र में दाखिला लेते हैं। कन्हैया अंग्रेज़ी नहीं जानते। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय हो या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो या जामिया मिलिया इस्लामिया हो, वहाँ एक स्पष्ट विभेद देखा जाता है। उनके बीच जो अंग्रेज़ी जानते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से, और वे जो ऐसा नहीं कर सकते। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के छात्रों ने कन्हैया को अपना नेता चुना। वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। उनकी वक्तृता की कला की सारे लोग तारीफ करते थे, यह प्रतिभा उनके भीतर थी। लेकिन 2016 के 9 फरवरी को जो छोटी सभा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई और उसे जिस तरह विवादित बनाया गया और उसमें कन्हैया, उमर खालिद, शैला राशिद, अनिर्बाण, रामानागा और बहुत सारे लोगों को अभियुक्त बनाया गया, और उसके बाद भारत के गृह मंत्री ने यह कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इन छात्रों का रिश्ता सीमा पार बैठे हुए आतंकवादियों से है। उन्होंने राष्ट्र को इसके लिए सावधान भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ से मदद मिल रही है। और फिर एक पूरा अभियान शुरू हो गया। कन्हैया गिरफ्तार हुए। कन्हैया पर अदालत में सबके सामने जानलेवा हमला हुआ। वे जेल में रहे। फिर उन्हें जमानत मिली। आज तक कन्हैया पर चार्जशीट नहीं हो सकी है।
या आरोप अभी सिद्ध भी नहीं हो सका है जो लगाया जा रहा है कि वे देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे, कि उन्होंने देशद्रोह, हालांकि देशद्रोह जैसा कोई शब्द नहीं होता है, राजद्रोह जैसा अपराध किया है। यह सब कुछ साबित नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ टेलीविज़न चैनलों का घृणा अभियान जारी है। इस घृणा अभियान के चलते देश की जनता कन्हैया को वास्तव में, देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा कन्हैया को वास्तव में देश का दुश्मन मानने लगा है। और इसके चलते न सिर्फ कन्हैया बल्कि उमर खालिद और उनके दोस्तों की जान वाकई खतरे में है। कन्हैया पर हमले हो चुके हैं और कन्हैया लगातार असुरक्षित हैं। अब वे लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बेगूसराय से नामांकन भर रहे हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तब कन्हैया पर दूसरे किस्म के हमले शुरू हुए हैं। ये दूसरे हमले क्या हैं? यह कहा जा रहा है कि कन्हैया आखिर उच्च जाति के भूमिहार ही हैं, इसलिए दलितों और पिछड़ों को उन पर क्यों विश्वास करना चाहिए। दूसरी तरफ उन पर हमला यह कहकर किया जा रहा है कि अगर बेगूसराय से एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा है तो कन्हैया उसका हक क्यों मारना चाहते हैं। हम इन तीनों हमलों की थोड़ी जांच करेंगे। पहला, देशद्रोही; दूसरा, कन्हैया उच्च जाति के हैं और इसलिए दलितों और पिछड़ों के हित का प्रतिनिधित्व वे नहीं कर सकते; और तीसरा कि वे मुसलमानों की बात भी नहीं कर सकते। इन तीनों धारणाओं, इन तीनों आरोपों के पीछे जो धारणाएं हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली धारणा यह है, जिसके चलते यह कहा जाता है कि कन्हैया देशद्रोही हैं, वह यह कि जो भी देश की सरकार का समर्थन न कर रहा हो वह देश के खिलाफ है। देश की सरकार चुनी जाती है एक निश्चित समय के लिए, लेकिन वो बदली भी जा सकती है। वह देश के बदले नहीं है, वह देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अगर हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, अगर हम सरकार के खिलाफ असंतोष नहीं पैदा करेंगे, तो फिर हम सरकार को बदल भी नहीं सकते। इसलिए सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करना, अगर उसकी नीतियों को हम गलत समझते हैं, तो हमारा नागरिक दायित्व है। और कन्हैया 2016 के पहले और 2016 के बाद इस नागरिक दायित्व को निभा रहे हैं। उनके ऊपर जो हमला किया गया अदालत में, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमला करने वाले वकीलों के खिलाफ, उच्चतम न्यायालय तक ने कोई कार्रवाई नहीं किया बल्कि इनकार कर दिया कार्रवाई करने से। इसके बाद भी क्या कन्हैया ने हिम्मत हार दी है? वे पूरे देश घूम घूम कर जनतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। वे बात कर रहे हैं गरीबों की, वे बात कर रहे हैं दलितों की, स्त्रियों की, उन तमाम लोगों की जिनके अधिकारों पर हमला होता रहा है। वे उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा करने के लिए कन्हैया को देशद्रोही कहा जाए, या ये कहा जाए कि वे दरअसल देश के हित का ख्याल कर रहे हैं? दूसरे, कन्हैया पर यह आरोप है कि वे भूमिहार हैं, उच्च जाति के हैं। भूमिहार, उच्च जाति यह कोई जैविक तथ्य नहीं है, यह एक सामाजिक मान्यता है। हम जानते हैं कि भारत में जाति सामाजिक है, लेकिन वह कुछ कुछ जैविक जैसी हो गई है। यानी हम सब लोग मानते हैं जैसे हमारा ब्लड ग्रुप बी है या A- है, वैसे ही हम या तो ब्राह्मण हैं, या हम भूमिहार हैं, या हम क्षत्रिय हैं। ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि आपको देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप इस जाति के हैं। आपके अंदर कोई एक ऐसा आत्यंतिक गुण नहीं है जिससे बताया जा सके कि आप इस जाति के हैं, लेकिन आपकी पहचान उस जाति में शेष कर दी जाती है। कन्हैया के साथ यही किया जा रहा है। और कन्हैया पर जब यह आरोप लगाया जाता है तो इसके पीछे एक और बात है। यह कहा जाता है कि हम कभी भी अपने दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के साथ रिश्ता कायम नहीं कर सकते। यानी यदि आप संयोग से किसी उच्च जाति, तथाकथित उच्च जाति के घर में पैदा हो गए, तो आप कभी भी तथाकथित पिछड़ी जाति या तथाकथित दलित के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते या उसके संघर्ष में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन दुनिया भर में
जो संघर्ष लड़े किए गए हैं उत्पीड़ितों के, उन संघर्षों में उत्पीड़ितों के समुदाय से बाहर के लोगों ने हिस्सा लिया है और तभी उन संघर्षों में विजय हासिल की गई है। यही बात कन्हैया के बारे में कही जा सकती है। दूसरी यह कि क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने के लिए मुझे अल्पसंख्यक होना होगा? ये ठीक है कि भारत की संसद में इस समय मुसलमान अब तक के इतिहास में सबसे कम संख्या में हैं और राजनीतिक दल मुसलमानों को टिकट देने से घबरा रहे हैं। उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए और उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यह तर्क कि एक व्यक्ति जो मुसलमान नहीं है वह मुसलमानों के हितों की बात नहीं कर सकता, कमज़ोर तर्क है। वैसे ही जैसे मुसलमान गैर मुसलमानों के हितों की बात नहीं कर सकते, जैसे दलित गैर दलितों के हितों की बात नहीं कर सकते और हम प्रतिनिधित्व को सिर्फ जाति और धर्म में शेष करके रख देंगे। हमें कन्हैया जैसे नौजवान नेताओं की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वे सबके हितों की बात कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने दायरे के बाहर निकलकर लोगों से रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि वे एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिस भाषा में किसी का अपमान नहीं है, किसी को बेइज्जत नहीं किया जाना है, कोई गाली गलौज नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, उम्मीद है, दोस्ती का आह्वान है। जनतंत्र आगे चल नहीं सकता अगर नई दोस्तियां न बनाई जाएं, अगर दोस्ती की भाषा न निकल सके, अगर जुड़ाव की भाषा न बन सके। कन्हैया जैसे नेता इस भाषा को बोल रहे हैं और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसलिए बेगूसराय में कन्हैया जीतें या हारें यह एक अलग प्रश्न है। हम सब चाहेंगे कि वे जीतें, लेकिन कन्हैया की ज़रूरत भारतीय जनतंत्र को ताज़गी देने के लिए बनी रहेगी।